आज की जो क्लास है आपका जूनियर अकाउंटेंट पेपर फर्स्ट में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जो है फर्स्ट पेपर में आपका एक पार्ट होता है कंप्यूटर का। उसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं, इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपकी मेमोरी से रिलेटेड जो भी है, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, तो आपके 25 क्वेश्चन उसमें एग्ज़ाम में आपके आते हैं, जो लगभग 75 मार्क्स आपके उसमें उनका 75 मार्क्स उसमें हैं। अब देखिए कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर जो है बहुत बड़ा एक सिलेबस है कंप्यूटर का। मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं या पिछले एग्ज़ाम में आई हुई हैं। तो उन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में आई हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। कंप्यूटर की हिस्ट्री पूछी जाती है, कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, मेमोरी में क्या आता है, विंडोज़ के कौन कौन से वर्जन हुए, पोर्ट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, पोर्टल क्या होता है। तो ऐसी जनरल चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे और इससे आपका इतना लगेगा कि आपको एग्ज़ाम में इससे काफ़ी हेल्पफुल ये रहने वाला है। देखिएगा, तो पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के बेसिक्स की। कंप्यूटर क्या चीज़ होती है। कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता से डाटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है और एक प्रक्रिया के उपरांत सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। इसमें क्या होता है कि हम जैसे बात करते हैं कि अगर हम कोई डेटा देते हैं कंप्यूटर में ये, और उस पर क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस के बाद में जो हमारे पास में आउटपुट आता है, उस आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। मीन्स हमने कंप्यूटर में कुछ भी एंटर किया वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। डेटा एवं निर्देशों को, निर्देश मीन्स इंस्ट्रक्शंस, तो आप जो कुछ इनपुट कर रहे हो कंप्यूटर में वो डेटा कहलाएगा। उस डेटा पे एक प्रोसेस होगी, एक विशेष प्रक्रिया उस पर अप्लाई की जाएगी। उसके बाद में जो आउटपुट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, सूचना कहते हैं। डेटा का मीन्स आप मान लीजिए रॉ फैक्ट्स जो होते हैं, आंकड़े जिन्हें हम कहते हैं, जो भी हम कंप्यूटर में डालते हैं, चाहे वो नंबर हैं, चाहे वो कोई अक्षर हैं, कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, कुछ भी है, वो क्या है, डेटा होता है। उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद में, एक प्रक्रिया के बाद में डेटा जो होता है वो क्या होता है, एक अर्थपूर्ण जो आउटपुट आता है उसे हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। डेटा का मीन्स होता है कि कंप्यूटर में एंटर जो हम करते हैं, जो आंकड़े जो हमारे होते हैं, रॉ फैक्ट्स जो होते हैं, उन्हें हम डेटा बोलते हैं। इसके अलावा जब ये डेटा प्रोसेस हो जाता है तो आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मीनिंगफुल जो हमारा आउटपुट होता है जो प्रोसेसिंग के बाद में, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेसिंग के बाद में हमारा डेटा क्या बन जाता है, सूचना बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो कंप्यूटर जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इस कंप्यूट शब्द का मीनिंग क्या होता है, गणना करना। क्या मीनिंग होता है इसका, गणना करना। तो कंप्यूटर जो है, अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर निम्न में से किस भाषा के शब्द से बना है, अंग्रेजी भाषा, ग्रीक भाषा, जर्मन भाषा, राजस्थानी भाषा, तो आपको क्या करना है एग्जाम में, अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना है। या ये भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर निम्न में से कौन से शब्द से बना है। तो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है। सबसे पहले जो हमारी डिवाइस आई थी वो अबेकस आया था, उसके बाद में कैलकुलेटर बना, कैलकुलेटर के बाद में फिर इलेक्ट्रो मैकेनिकल कैलकुलेटर बना, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, उसके बाद में फिर आधुनिक कंप्यूटर की ओर हम बढ़ते गए। तो कैलकुलेटर भी एक तरह का क्या होता है, गणन यंत्र जो होता है वो कंप्यूटर ही होता है, उसी से हमारा ये विकास हुआ आगे। तो कंप्यूटर की अगर बात करें, ये पूछा जाए कि कंप्यूटर किस शब्द से बना है, तो कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। ठीक है, ये जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। इसके बाद कंप्यूटर की हिस्ट्री में बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री होती है, तो हमें वो चीज़ें पढ़नी हैं जो हमारे एग्जाम में काम आती हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और जो पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है उसका जो गणन यंत्र थे, जहाँ से कंप्यूटर का ओरिजिन हुआ वो कहाँ से हुआ था।
तो सबसे पहले चीन में 1602 में चीन में एक गणन यंत्र बनाया गया जिसका नाम था अबेकस। तो सबसे पहला जो गणन यंत्र था वो कौन सा था? हमारा अबेकस था। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से सबसे प्रथम गणन यंत्र कौन सा था, तो वो कौन सा होगा? अबेकस होगा। तो सबसे पहले जो गणन यंत्र जहां से हम कंप्यूटर की स्टार्टिंग मानते हैं वो कौन सा था? अबेकस था। अबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया था? चीन में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि अबेकस जो है वो कहाँ पे बनाया गया था? चीन में बनाया गया था। अब अबेकस क्या होता है? आपने देखा होगा कि आजकल छोटे बच्चे जो हैं जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए अबेकस की क्लास ज्वाइन करते हैं। अबेकस में क्या होता है? एक ऐसे लकड़ी का एक फ्रेम होता है, उस पर तार ऐसे लगे रहते हैं, वायर, उनमें बीड्स होते हैं और उनको काउंट करके जल्दी से कैलकुलेशन की जाती है। बहुत तेज़ी से फास्टली कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों को एक ये यंत्र दे दिया जाता है अबेकस का। लकड़ी का एक फ्रेम होता है, तार होते हैं और उसमें कुछ गुटके होते हैं छल्ले टाइप में, और उनसे वो लाखों करोड़ों गणनाएं वो फटाफट से करते हैं। नेत्रहीन लोग जो होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उन लोगों को अगर गणना सिखानी है तो उसके लिए क्या होता है? अबेकस का यूज़ किया जाता है। वो लोग क्या करते हैं? टच करके और कैलकुलेशन करते हैं। छोटे बच्चों को अगर कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन सिखानी है तो उसके लिए अबेकस का यूज़ किया जाता है। अबेकस जो है वो किससे बना है? अबेकस अबेक्स शब्द से बना है। अबेक्स शब्द, इसका मीनिंग होता है गणन बोर्ड। ये भी पूछा जा सकता है कि अबेकस जो है वो कौन से वर्ड से मिलकर के बना है? तो अबेकस जो है वो कौन से वर्ड से मिलकर बना है? अबेक्स शब्द से मिलकर के बना है। अब एक और नया क्वेश्चन इसमें पुटअप होता है कि अबेक्स जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अबेकस अबेक्स शब्द से बना है जो कि ग्रीक भाषा का वर्ड है, और इस अबेक्स वर्ड का मीनिंग होता है गणन बोर्ड। ठीक है ना? तो इसका मीनिंग क्या होता है? गणन बोर्ड। और अबेकस एक लकड़ी का फ्रेम होता है जिसमें तार होते हैं और कुछ छल्ले लगे होते हैं, उनके द्वारा गणना की जाती है। छोटे बच्चों को तेजी से कैलकुलेशन सिखाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेत्रहीन लोगों को गणना सिखाने में इसका यूज़ किया जाता है, और प्रथम गणन यंत्र ये अबेकस होता है। तो आपके 4-5 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। पहला सवाल कि सबसे पहला गणन यंत्र कौन सा था? तो वो था अबेकस। दूसरा क्वेश्चन होता है कि अबेकस किस शब्द से बना है? अबेक्स शब्द से बना है। तीसरा क्वेश्चन होता है कि अबेक्स शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो वो ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अबेकस का मीनिंग क्या होता है? अबेक्स का मीनिंग क्या होता है? तो अबेक्स का मीनिंग होता है गणन बोर्ड। और अबेकस बना कहाँ पे? चीन में डेवलप हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कंप्यूटर हिस्ट्री में, वो है पास्कल का बनाया हुआ कैलकुलेटर। 1642 में ब्लेज पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया जिसे हम कहते हैं पास्कलाइन। जिसे क्या नाम दिया गया? पास्कलाइन, या फिर इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक इंजन भी इसको कहा जाता है। अर्थमेटिक इंजन भी इसको बोला जाता है, अर्थमेटिक इंजन। ये एक ऐसा कैलकुलेटर था जो गणनाएं करने के लिए ब्लेज पास्कल ने 1642 में बनाया था, और ये पहला सक्सेसफुल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। प्रथम सफल मैकेनिकल कैलकुलेटर ये था। तो इसमें से अगर सवाल पूछता है तो पूछा जाता है कि फर्स्ट जो सक्सेसफुल मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो किसने बनाया? तो वो बनाया ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने कौन से सन में फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया? 1642 में, 1642 में। पास्कल ने जो कंप्यूटर बनाया, पास्कल ने जो कैलकुलेटर बनाया उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था पास्कलाइन। क्या कहा गया उसको? पास्कलाइन कहा गया। अब ये पूछा जाए कि पास्कलाइन का दूसरा नाम निम्न में से क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं उसको? अर्थमेटिक इंजन। अर्थमेटिक इंजन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पास्कलाइन कहा जाता है। अर्थमेटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। कब किया था? 1642 में किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1642 में ब्लेज पास्कल फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने प्रथम सफल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया जिसे हम पास्कलाइन कहते हैं। अर्थमेटिक इंजन भी कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहते हैं उसको? पास्कलाइन, अर्थमेटिक इंजन। और एक और इसका नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एडिंग मशीन। ये भी इसको कहा जाता है। ये
तो इसके 3 नाम हो गए, पास्क लाइन, अर्थमेटिक इंजन और एडिंग मशीन। ठीक है, ये इसके बाद में कंप्यूटर में क्या हुआ, काफ़ी सारे गणन यंत्र आए और बहुत सारी चीज़ें आई। इंपॉर्टेंट जो है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्या क्या काम आता है, तो हमें वो पढ़ना है, याद रखना है। तो 1834 में चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, चार्ल्स बेबेज ने एक गणन यंत्र बनाया था। इससे पहले 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक गणन यंत्र बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इन्होंने 1834 में एक दूसरा गणन यंत्र बनाया जिसका नाम था, इसे कहा गया एनालिटिकल इंजन कहा गया। इसको क्या बोला गया, इसको एनालिटिकल इंजन कहा गया इसको। इस रिसर्च के लिए यूएस सरकार इनको फंड देती थी। यूएस सरकार ने डिफरेंस इंजन जब इनका फेल हुआ तो सोचा कि भाई इनका कोई यंत्र नहीं बन रहा है, तो ये एनालिटिकल इंजन जब बनाया था तो सरकार ने भी इनका फंड रोक लिया था, पर लास्ट में जब तक लास्ट होता तब तक इनका ये सक्सेसफुल बन गया था। तो ये वो गणन यंत्र था जिसमें आधुनिक कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत मौजूद थे। आज का जो कंप्यूटर हम लोग काम करते हैं उसके बेसिक फीचर इस एनालिटिकल इंजन में थे। तो चार्ल्स बेबेज ने जो 1834 में जो बनाया था अपना एनालिटिकल इंजन, जो गणन यंत्र बनाया था, उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद थी जो आज के कंप्यूटर का बेस हैं। और दूसरी चीज़ इसमें एक और खासियत ये थी कि इसमें अब तक इनके टाइम तक जो भी गणन यंत्र बनाए गए थे उनमें किसी में स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी। आपने कैलकुलेट किया और सीधा रिजल्ट कहीं पे भी ले लिया, पर उस रिजल्ट को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी। तो इन्होंने पहली मशीन ऐसी बनाई जिसमें आपके रिजल्ट को स्टोर किया जा सकता है। दूसरा, आज के आधुनिक कंप्यूटर के सारे मूलभूत सिद्धांत जो थे वो किस में थे, चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में मौजूद थे। इनके इसी काम के लिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर से भी जाना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को इनके एनालिटिकल इंजन जो इन्होंने बनाया, जिसमें बेसिक फीचर हैं आज के कंप्यूटर के, बेसिक फीचर थे उसमें, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप देखिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनालिटिकल इंजन कब आया, तो कब आया, 1834 में आया। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। या ऐसे भी पूछ सकता है कि चार्ल्स बेबेज ने द्वारा बनाए गए गणन यंत्र का क्या नाम है, तो वो क्या होता है, एनालिटिकल इंजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सवाल है, क्वेश्चन है आपका कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है ना, ये इसके बाद में हम फिर बात करते हैं सीपीयू की, बात करते हैं इसके बाद में। सीपीयू जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में दो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मदरबोर्ड होता है, एक सीपीयू होता है। मदरबोर्ड वो होता है जो कंप्यूटर का मेन सर्किट होता है, जहाँ पे सारे इक्विपमेंट, सारे डिवाइसेज आकर के जुड़ते हैं। और सीपीयू वो होता है जो प्रोसेसर को ही हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, जो प्रोसेस करता है, सारा कुछ काम करता है। जैसे आपके मोबाइल में प्रोसेसर होता है, आप कहते हैं कि मोबाइल में जो कुछ भी काम होता है वो कौन करता है, प्रोसेसर करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि सीपीयू जो होता है वो क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। देखो ऐसे होता है, इस तरीके से, ये एक मदरबोर्ड है और बीच में यहाँ पे क्या लगा रहता है, सीपीयू होता है, और ये पूरा क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। तो मेन सर्किट जो होता है उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड, या फिर इसको मोबो भी कह देते हैं हम, मदरबोर्ड, मोबो, ये भी नाम इसको दिया जाता है। ठीक है ना, मेन सर्किट जो होता है, और बीच में जो लगा रहता है इसके, वो क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर ये होता है। और इस जगह पे, एक जगह पे क्या लगा रहता है, यहाँ पे रैम होती है, एक जगह पे क्या होती है, रोम होती है, और सारी डिवाइसेस आके यहाँ पे ये कनेक्ट होती हैं, मदरबोर्ड पे कनेक्ट होती हैं। तो बीच में ये सीपीयू होता है। सब कुछ काम कौन करता है, सीपीयू करता है। जितना भी कंप्यूटर का काम होगा वो सारे काम कौन करेगा, सीपीयू करेगा। जैसे आपका मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है वो पूरी मोबाइल की टेक्निक, जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको हैंडल करता है। ऐसे ही कंप्यूटर में जो कुछ भी काम होता है उसको कौन करता है, सीपीयू करता है। अब सीपीयू के बारे में कुछ जनरल चीज़ें हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला सवाल, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है
कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम होता है इसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे कहा जाता है। ये एक माइक्रोचिप होती है जो सिलिकॉन से बनी होती है। तो ये कई जगह पूछ लिया जाता है कि माइक्रोचिप जो होती है, जो सीपीयू जो होता है हमारा, या प्रोसेसर जो होता है, वो किसका बना होता है? तो वो किसका बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। हमारी जो आईसी होती है वो भी सिलिकॉन की परत होती है उस पर। आईसी जो होती है वो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है हमारा आईसी, वो भी सिलिकॉन से बनता है। और ये जो सीपीयू वाला माइक्रोचिप है अपनी, इस पे भी सिलिकॉन की परत होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर का दिमाग हम पूछेंगे क्या होता है, तो वो कौन सा होता है? सीपीयू कहलाता है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अगर पूछा जाए कहीं पे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो वो क्या होता है? सीपीयू होता है। और अगर ये बात पूछी जाए कि कंप्यूटर की आत्मा क्या होती है, सोल क्या होता है, तो वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर की जो सोल होती है, आत्मा जो होती है, वो क्या होती है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? सोल होती है, आत्मा होती है जो हमारी बॉडी को चलाती है। ऐसे ही क्या होता है? कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो उसकी आत्मा होती है। आत्मा जब तक है शरीर चलता है। ऐसे ही वहाँ पे क्या होता है? विंडोज, डॉस, लाइनेक्स, यूनिक्स, किसी भी टाइप का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सिस्टम वर्क करेगा। अगर वो क्रैश हो गया, करप्ट हो गया, तो सिस्टम काम नहीं करता है। ठीक है। ये अब बात करते हैं, सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसके द्वारा सभी प्रकार के निर्देशों को लोड, इंटरप्ट, इंटरप्रेट तथा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो लोड, इंटरप्रेट तथा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो लोड करने का मीन्स होता है जो इंस्ट्रक्शंस आपके होते हैं, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता है? सीपीयू ही लोड करेगा कि किस काम के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को कहाँ कहाँ से लोड करके मेमोरी में लाना है। तो वो लोडिंग का काम जो होता है वो कौन करता है? सीपीयू करता है। ठीक है ना। आपके घर में कोई काम है, मान लीजिए आपके घर में कोई काम करना है, आप 2-3 लोगों की ज़रूरत है, या कोई और चीज़ लेके आनी है, उस काम को अंजाम देने के लिए आपको लोगों की भी रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ वस्तुओं की भी रिक्वायरमेंट है। तो आप सबको बुला बुला के लेके आते हो कि भाई आप मेरे घर पे आओ, हमें ये काम करवाना है। लोगों को भी बुलाते हो, सामान भी लाते हो। तो उसे क्या कहते हैं? लोड करना। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको सबको लोड कौन करता है? सीपीयू करता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है जांचना, चेक करना कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो वो काम कौन करता है? इंटरप्रिटेशन का वो कौन करता है? सीपीयू करता है। लास्ट में एग्जीक्यूट का मतलब होता है क्रियान्वित करना, मतलब काम को अंजाम देना। तो लास्ट में फिर ये क्या करता है? सीपीयू सब चीज़ें आ जाती हैं, तब उसको क्या करता है? मेमोरी में क्रियान्वित करता है, एग्जीक्यूट करता है, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है। ये अब बात करते हैं कि संसार का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो संसार का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। इंटेल कंपनी जो है उसने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था इंटेल 4004 के नाम से। निम्न में से संसार का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये पूछा जाए अगर, तो आपको क्या करना है? इंटेल 4004 कौन सा था? इंटेल 4004 कब आया? 1970 में आया, 1970 में आया। किसने बनाया? इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया। और उसमें एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मूरे। उन मूरे नाम के वैज्ञानिक ने इसको बनाया था। ठीक है। ये मूरे नाम के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसको बनाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था, वर्ल्ड का पहला माइक्रो प्रोसेसर, वो था इंटेल 4004। 1970 में मूरे नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था इंटेल कॉरपोरेशन में। भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इंडिया ने जो अपना माइक्रो प्रोसेसर बनाया था वो था शक्ति नाम से, और जिसे आईआईटी चेन्नई द्वारा बनाया गया था। तो इसका नाम क्या था? शक्ति नाम था इसका, आईआईटी चेन्नई द्वारा इसको बनाया गया था। अब हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की। कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें क्या क्या काम कैसे कैसे होता है। तो आप देखें कंप्यूटर का ये ब्लॉक डायग्राम, ये डायग्राम आपके सामने एक ये दिख रहा है। इसमें क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेटा डालते हैं कंप्यूटर में। जैसे आपको करना है 2 + 2, तो आपने 2 डाल दिया। अब क्या है? बीच में जाके यहाँ पे 2 + 2 होगा, और लास्ट में क्या निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। ठीक है ना। ये आपने डाला ये।
तो इस तरह का कुछ ये सीन होता है। डेटा आपने डाला किसकी हेल्प से, इनपुट यूनिट की हेल्प से। अब इनपुट यूनिट में आपका क्या होता है, इनपुट यूनिट में आपका कीबोर्ड हो सकता है, माउस है, स्कैनर है, कुछ भी डिवाइस जो इनपुट डिवाइस होती हैं उसके द्वारा आप उसमें डेटा कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हो। यहाँ पे ये आपका मेमोरी वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है, मेमोरी पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है, मेमोरी पार्ट। यहाँ पे आपको आपके डेटा को रखा जाता है और काम कहाँ होता है, इस जगह में होता है। ये रैम होती है, प्राइमरी मेमोरी ये रैम है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये हार्ड डिस्क होती है। ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी जो है आपकी वो क्या है, रैम है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क है। तो ये तो आपकी हो गई क्या, आपकी हार्ड डिस्क, ये वाली, ये सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी कौन सी हो गई, रैम हो गई। प्राइमरी मेमोरी में सारा कुछ काम होता है, जो भी काम कंप्यूटर में होता है वो कहाँ पे होता है, प्राइमरी मेमोरी में, रैम में एग्जीक्यूट होता है। और परमानेंटली अगर आपको कोई चीज़ सेव करनी है तो उसके लिए आपको हार्ड डिस्क में जाना पड़ेगा, मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज में जाना पड़ेगा। तो ये तो हमारा मेमोरी वाला पार्ट तो होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर परमानेंटली स्टोर करना है तो सेकेंडरी स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोर करना है तो प्राइमरी स्टोरेज में होता है। इसके बाद में नीचे जो आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग, इसमें होती है हमारी कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट वाला जो है ये बहुत कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि CU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। CU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। और ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है, ALU का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU का होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है उसका काम होता है कि जितने भी ऑपरेशन कंप्यूटर में चल रहे हैं या जो कुछ भी प्रोसेसिंग चल रही है उस सारी चीज़ को क्या करना, कंट्रोल करना। और ALU का काम होता है अर्थमेटिक, मीन्स गणना करना, जोड़, बाकी, भाग, ये गुणा, ये जो कुछ काम होते हैं वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल का मीन्स होता है जहां सोचने की आवश्यकता होती है, जहां पे डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, वो वाले काम भी ये ALU करता है। जैसे ये कंडीशन अगर सत्य है, ट्रू है, तो ऐसा काम हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ऐसा काम हो जाए। तो लॉजिक जहाँ पे लगाना पड़ता है, तो लॉजिकल वाले काम जो भी होते हैं और अर्थमेटिकल जो काम होते हैं वो सब कौन करता है, ALU करता है। ALU का काम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि पूरे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, कहाँ पे कैसे काम होगा। मेमोरी यूनिट का काम होता है उस डेटा को स्टोर करके रखना, परमानेंटली रखता है और नॉन परमानेंटली रखता है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, जहाँ पे अगर लाइट ऑन है तब तक हमारा डेटा रहता है, लाइट ऑफ होने के बाद में डेटा साफ हो जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज में अगर हमने किसी डेटा को रखा तो चाहे कितने भी टाइम बाद अगर हम देखेंगे तो वो डेटा हमें मिल जाता है, वो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, मेमोरी में उसको प्रोसेस किया जाता है, कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है। CPU उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद में वो आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है। और ये जो आउटपुट होता है, मीनिंगफुल आउटपुट जो हमारा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, सूचना कहते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हमने डेटा डाला, डेटा पे प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद में आउटपुट आया, और उस आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन का मीन्स होता है मीनिंगफुल आउटपुट, या आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग के बाद में जो डेटा होता है वो सूचना कहलाता है। ये इसका क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, आपको ध्यान रखना है कि ये इंटेल वाला, इंटेल 4004 पहला आपका क्या था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वर्ल्ड का। इंटेल कंपनी ने बनाया, मूरे नाम के वैज्ञानिक ने बनाया। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर स्वदेशी कौन सा है, शक्ति है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU माइक्रोचिप जो होती है एक प्रोसेसर, किससे बनता है, सिलिकॉन से बनता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट, ये CU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके बाद में हम बात करते हैं बूटिंग की। अब बूटिंग क्या चीज होती है, देखिए
कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हो तो आपने कई बार देखा होगा कंप्यूटर पे लिखा आता है विंडोज़ और थोड़ा सा वो टाइम लेता है। तो वो टाइम क्यों लेता है और क्या प्रोसेस होती है उस बूटिंग को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से आता है एक, आप जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जब आप विंडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्टली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो टिक 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 ऐसा आता है। ये स्क्रीन क्या होती है, बूटिंग स्क्रीन होती है। ये क्या होता है, बूटिंग स्क्रीन होती है। और एक स्क्रीन होती है इस तरीके से, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। बूटिंग के बाद जो स्क्रीन आती है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। यहाँ पे आपके आइकन्स आ जाते हैं, माई कंप्यूटर, नेटवर्क प्लेस, इस तरीके से, और ये आ जाता है आपका स्टार्ट बटन, ये आ जाता है इस तरीके से, तो ये डेस्कटॉप आ जाती है ये। अब हम लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर का बटन प्रेस करने पे सीधे ही ये डेस्कटॉप स्क्रीन क्यों नहीं आती है, ये विंडो वाली स्क्रीन क्यों आती है, और ये नीचे जो इसके चलता है इसे बोलते हैं प्रोग्रेस बार। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं प्रोग्रेस बार। ये चलता है जिससे ये दिखाता है कि ये प्रोग्रेस चल रही है, विंडो लोड हो रही है। अदरवाइज यूज़र क्या सोचता है कि कंप्यूटर हैंग हो गया, जाम हो गया, तो वो सोचता है कि कंप्यूटर ख़राब हो गया, ये विंडो का मैसेज आ रहा है, ना कुछ चल रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा। तो उस यूज़र को हिम्मत देने के लिए, बताने के लिए कि ये विंडो लोड हो रही है, प्रोग्रेस चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, इसलिए नीचे ये टिक 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 ये प्रोग्रेस बार आपको शो करता है। अब हम सोचते हैं कि विंडो क्यों लोड हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, बटन दबाते ही सीधा डेस्कटॉप क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, हमारी जो मेमोरी होती है वो दो तरीके की मेमोरी हमारी होती है। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी और एक होती है प्राइमरी मेमोरी। ये हमारी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी में आप मान लीजिए हार्ड डिस्क, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, और प्राइमरी मेमोरी में आप मान के चलिए क्या, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम जो कुछ भी काम करते हैं, हमारा सारा काम कहाँ पे होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है, रैम में होता है। और परमानेंटली अगर हम किसी चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। कि 50 साल 100 साल बाद भी अगर हम देखना चाहें तो वो चीज़ हमें सेकेंडरी मेमोरी में मिल जाती है। प्राइमरी मेमोरी में डेटा या कोई भी प्रोसेस तब तक रहती है जब तक लाइट ऑन है। लाइट के ऑफ होने के बाद में जो कुछ भी चीज़ प्राइमरी मेमोरी में है वो सब साफ हो जाती है। पर काम सारा किस में चलता है, प्राइमरी मेमोरी में चलता है, मीन्स रैम में चलता है। आपका मोबाइल होता है, आप लोग बोलते हो कि रैम हम क्या है 1 GB की ले रहे हैं, 2 GB रैम वाला मोबाइल लेंगे, 3 GB वाला रैम वाला मोबाइल लेंगे। क्यों लेते हैं, रैम ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि काम करने वाली जगह कौन सी है, रैम है। और अगर रैम का साइज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हमें काम करने की जगह मिलेगी, तो ज़्यादा एप्लीकेशन आकर के वहाँ पे काम कर सकती हैं, स्मूथली काम कर सकती है। मान लीजिए आपकी रैम इतनी सी है, अब आपने एप्लीकेशन 1 2 3 4 ये डाल दी। अगर आपकी ये रैम है तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी क्या है, रैम। ये क्या है, 3 GB रैम है। और ये वाली जो रैम है वो कितनी की है, 2 GB की है ये। तो आप ये माने कि रैम का साइज़ अगर ज़्यादा होता है, तो जैसे आपकी व्हाट्सअप है, फेसबुक मैसेंजर है, कुछ भी है, तो अगर आपकी 1 GB रैम है तो काम करने के लिए जगह कम मिलेगी। रैम अगर 2 GB 3 GB 4 GB की है तो एप्लीकेशंस को काम करने की जगह ज़्यादा मिलेगी। तो आप ये मान के चले, एक तो क्लासरूम छोटा है, उसमें बच्चे आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, एकदम से भीड़ भाड़ है, ज़्यादा सहजता से वो बच्चे बैठ नहीं सकते ईजिली। अगर क्लासरूम आपका बड़ा है तो बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, खेल कूद भी सकते हैं, इधर उधर आ जा भी सकते हैं, उन्हें काम करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो वो जल्दी जल्दी काम करेंगे। स्पेस कम मिलेगा तो वो हैंग होंगे, उन्हें ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। तो अब ये मान के चलिए, एक तो क्या है, गाड़ी आप सिंगल रोड पे चलाएं तो स्पेस कम मिल रहा है तो धीरे धीरे चलेगी। एक आप गाड़ी चलाएं किस पे, हाईवे पे, तो अगर हाईवे पे चलाओगे तो क्या है, आपको ज़्यादा जगह मिल रही है, ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, तो आपकी गाड़ी दौड़ेगी तेज़ी से। इसलिए रैम का साइज़ अगर ज़्यादा होता है तो आपकी एप्लीकेशंस क्या करती हैं, फास्टली काम करती हैं, ये ध्यान रखें। तो सारी एप्लीकेशंस कहाँ पे चलती हैं, आपकी रैम में चलती हैं, ये ध्यान रखें। अगर आप कोई गाना चलाते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं, तो वो सॉन्ग क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी से उठ के कहाँ पे आएगा, प्राइमरी मेमोरी में। अगर आप MS ऑफिस का MS वर्ड खोलते हैं तो वो कहाँ आके चलेगा, प्राइमरी मेमोरी में। आप कोई मूवी ऑन करते हो, डबल क्लिक करते हो तो कहाँ आके चलेगी, प्राइमरी मेमोरी में। कुछ भी काम करोगे, सारे काम आके एग्जीक्यूट कहाँ पे होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। अब आपका क्या है कि विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ पे पड़ा होता है, वो पड़ा होता है
सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सेकेंडरी मेमोरी में होता है, काम सारा कुछ कहाँ पे होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। विंडोज़ या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है पूरे सिस्टम को मैनेज करना, कहाँ पे क्या काम चल रहा है। आप ये मान लीजिए कि विंडोज़ जो है वो कोई ठेकेदार है और ठेकेदार का काम कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। तो ठेकेदार को अपनी साइट पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या क्या काम चल रहा है, ईंट बजरी पत्थर है कि नहीं, मजदूर है कि नहीं, कैसे क्या काम चलेगा। तो एक आदमी यहाँ संभालने वाला चाहिए। तो जैसे ही कंप्यूटर का बटन ऑन करते हैं ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होके कहाँ पे आता है, प्राइमरी मेमोरी में। इसलिए आता है क्योंकि ये कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगी, कहाँ से क्या चीज़ लानी है, क्या देनी है, क्या करना है। आप ये मान लें जैसे ही सुबह के 7-8 बजे ठेकेदार यहाँ से अपने घर से लोड होके कहाँ पे आएगा, अपनी साइट पे आएगा और साइट पे आके देखेगा, मैनेज करेगा, क्या कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है वो देखेगा। ठीक है ना। तो जैसे ही वो सुबह नहा धो के अपने घर से निकलेगा और अपनी साइट पे पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ उसको मैनेज करना है, क्या क्या काम कैसे कैसे कराना है। अगर वो नहीं जाएगा तो मैनेज करने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही जैसे बटन ऑन होता है तो सेकेंडरी मेमोरी में जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होके कहाँ पे आता है, रैम में आता है, जिससे रैम में जितने भी काम चल रहे होते हैं उन सबको मैनेज और मॉनिटर करता है, उनकी देखभाल करता है, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। तो इसका विंडोज़ का हार्ड डिस्क से रैम में लोड होके आना जरूरी होता है। अब जैसे ही बटन ऑन करते हैं तो लोड होके कहाँ से आता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में। और जितने टाइम ये लोड होने में लगाता है उतने टाइम तक क्या करते हैं, स्क्रीन पे इस तरह से ये टिक 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 चलता है, जिससे यूज़र को ये पता लग जाए कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंट मेमोरी से मीन्स सेकेंडरी मेमोरी से, हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी मीन्स रैम में लोड हो रहा है। ठीक है। तो जैसे ही ये लोड हो जाएगा वैसे ही लोड होने के बाद तुरंत बाद आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है कि अब काम ठेकेदार लोड होकर साइट पे आ गया, अब साइट पे काम चालू कर दो। ठीक है ना। तो विंडोज़ लोड होकर जब प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है, मैनेज करने वाला, मॉनिटर करने वाला, तो आपका काम क्या हो जाता है, चालू हो जाता है और ये स्क्रीन हट जाती है और आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है। ठीक है ना। ये तो अब पूछता है कि बूटिंग क्या होता है। तो बूटिंग का मीनिंग होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होना, वो क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। सेकेंडरी मेमोरी का प्राइमरी, विंडोज़ या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ हो, डॉस हो, यूनिक्स है, लाइनक्स है, मैक है, कुछ भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होना। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हो, जैसे आपका फ़ोन होता है सैमसंग का और वो, तो उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपका अगर एप्पल का फ़ोन है तो उसमें क्या है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ब्लैकबेरी का फ़ोन है तो ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। नोकिया का है अगर विंडोज़, उसमें विंडोज़ होता है। ठीक है ना। तो ऐसे मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऐसे कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर की आत्मा होते हैं, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर जो होता है। तो बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं को सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है या हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता है। उसे क्या बोलते हैं, बूटिंग करना कहते हैं। ठीक है। ये अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी में, जैसे मान लीजिए क्या है, विंडोज़ भी है और क्या है, लाइनक्स भी है, तो इसे कहा जाता है ड्यूल बूटिंग कहा जाता है, ड्यूल बूटिंग। अब यूज़र की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो अपने कंप्यूटर में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना चाहता है। मान लीजिए उसने विंडोज़ भी डाल रखा है और लाइनक्स भी डाल रखा है, दो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखे हैं, तो वो सेलेक्ट करेगा चलाते टाइम कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसे काम करना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्यूल बूटिंग करना कहते हैं। ठीक। तो बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है। ठीक है। ये और ये जो चलता है टिक 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 टिक, इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस बार कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस बार। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं को सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क, एक एग्जांपल है, से प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम में लोड करता है। ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को लोड करता है, उसे क्या कहते हैं, बूटिंग करना कहते हैं। और अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको बोलेंगे ड्यूल बूटिंग कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ड्यूल बूटिंग करना उसको बोलते हैं। इसके बाद एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि बूटिंग के पश्चात कंप्यूटर में जो पहली स्क्रीन प्रदर्शित होती है, पहली स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन जो प्रदर्शित होती है
उसे क्या कहा जाता है? पहली स्क्रीन जो प्रदर्शित होती है किसके बाद में? बूटिंग के बाद में। तो उस स्क्रीन को क्या कहा जाता है? तो उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेस्कटॉप, ये कहा जाता है। जैसे आपके टेबल के ऊपर क्या होता है? जरूरी फाइलें होती हैं, ऐसे ही हमारी पहली स्क्रीन में वो जरूरी आइकन होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के काम के लिए हमें बार बार काम पड़ते हैं, जिनमें अंदर खोजने की ज़रूरत नहीं हो। आपकी अगर इंपॉर्टेंट कोई फाइल है तो आप उसको अंदर रैक में, अलमारी में नहीं रखते, टेबल पे रखते हैं कि काम पड़ा यहाँ से उठा लिया। तो ऐसे मेन आइकन जो होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर है, रिसाइकिल बिन है, या और चीज़ें हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो फर्स्ट स्क्रीन पे ही रहती हैं। इसलिए इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कहा जाता है। टेबल का टॉप, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, तो सारे इंपॉर्टेंट आइकन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो पहली स्क्रीन जो बूटिंग के बाद में दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कहा जाता है। फर्स्ट स्क्रीन जो अपीयर होती है आफ्टर बूटिंग उसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कहा जाता है। ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इसके बाद में एक आता है वार्म बूट और एक आता है कोल्ड बूट। वार्म बूट का मीनिंग क्या होता है? वार्म बूट का मीनिंग होता है कि अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है, पहले से रनिंग कंडीशन में है, और आप उसको फोर्सफुली इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वार्म बूट कहते हैं। फोर्सफुली अगर आप उसको क्या कर रहे हो? दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हो, तो उसे हम वार्म बूट कहते हैं। करते कैसे हैं? कंप्यूटर स्टार्ट है आपका, आपको दोबारा से चलाना है, उसको बंद करके एक बार दोबारा से रीस्टार्ट कराना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? ऑल्ट, डिलीट और कंट्रोल, ये 3 की प्रेस करते हो। ऑल्ट, डिलीट और कंट्रोल। इससे आपका टास्क मैनेजर खुल जाता है और दोबारा से रीस्टार्ट भी आप करा सकते हो। ठीक है, दोबारा से अगर आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कराना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर अगेन, देन यू कैन यूज ऑल्ट, डिलीट एंड कंट्रोल कीज। तो आपको ऑल्ट, डिलीट और कंट्रोल 3 की हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो हमारा टास्क मैनेजर खुल जाता है। क्या खुलता है? टास्क मैनेजर, ये खुलता है। अगर कोई प्रोसेस बंद नहीं हो रही है तो भी इन 3 की से टास्क मैनेजर, टास्क का मतलब होता है कार्य, तो ये जितने भी काम रनिंग में चल रहे हैं वो काम करने वाला एक मैनेजर, एक स्क्रीन खुल जाती है। किसी भी काम को सेलेक्ट करके एंड टास्क करने पे वो काम बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर में प्रोसेस बंद ही नहीं हो रही है, फिर क्या करें? तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल, ऑल्ट, डिलीट प्रेस करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं? टास्क मैनेजर पे जाते हैं और जो भी टास्क हमें बंद करना उसको सेलेक्ट करके एंड प्रोसेस करके उसको बंद कर देते हैं। ठीक है ना? तो आपको रिबूट कराना है तो उसके लिए ऑल्ट, डिलीट और कंट्रोल की प्रेस की जाती हैं। तो चालू कंप्यूटर जो है उसको दोबारा से रिस्टार्ट कराना, उसे हम क्या कहते हैं? वार्म बूट। जैसे नाम आपको दिख रहा है वार्म बूट, मतलब फोर्सफुली दोबारा से रिबूट कराना। अब ये काम कहाँ पड़ता है? आप मोबाइल में नई एप्लीकेशंस डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? मोबाइल में एप्लीकेशन जब डालते हैं तो मांगता है आपसे कि दोबारा से रिबूट होगा। कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाला, बोलता है रिबूट होगा। तो जब कोई नई चीज़ आप डालते हो तो दोबारा से एक बार रिबूट होता है वो। और क्या है? जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की क्या है, वार्म बूट तब किया जाता है जब कंप्यूटर द्वारा मेमोरी की समस्या के कारण रेस्पॉन्स नहीं किया जाता है। जैसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, इसका मतलब कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम होती है तो कंप्यूटर का क्या है, एक नीली स्क्रीन आके और कंप्यूटर बंद हो जाता है, कभी चालू हो जाता है कभी बंद हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम होती है, मेमोरी में कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई समस्या है मेमोरी में, आपका डेटा सेव नहीं हो पा रहा है, कंप्यूटर लोड नहीं कर पा रहा है, तो मेमोरी या हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम होती है हार्ड डिस्क में, तो वो क्या है, एक नीली स्क्रीन दिखाता है, नंबरिंग चलती है और फिर बंद हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। उसमें दोबारा से रीस्टार्ट कराना पड़ता है फिर हमें, तो दोबारा रीस्टार्ट कराने के लिए फिर ऑल्ट, डिलीट और कंट्रोल प्रेस करते हैं, उसे बोलते हैं वार्म बूट। हार्ड डिस्क में समस्या होने की वजह से ये सब आता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। अगर आपकी नीली स्क्रीन आती है बीच बीच में आपकी ऐसे ब्लिंकिंग सा करता है तो वो क्या होता है, हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है आपकी में। इसके बाद एक आता है कोल्ड बूट। कोल्ड बूट में क्या होता है, आपका कंप्यूटर बंद पड़ा है और ऑफ कंप्यूटर को ऑन करना, उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बूट कहते हैं। वार्म बूट में क्या होता है, ऑन है कंप्यूटर, उसको दोबारा से ऑन कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक बंद पड़े हुए कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बूट कहते हैं। ठीक है ना, फोर्सफुली स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, वार्म बूट है, और नॉर्मल तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं बंद कंप्यूटर को, तो वो कोल्ड बूट होता है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी है, ये इसमें एक क्या है, बूटिंग क्रम दे रखा है इसका, ये इसमें दो इसके फुल फॉर्म भी दे रखे हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम, क्या होता है इसमें, बूटिंग होती कैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बूटिंग कहाँ पे कैसे स्टार्ट होती है। तो देखो आपका जो कंप्यूटर होता है,
मैंने आपको बताया था कि आपका जो कंप्यूटर है वो इस तरीके से है, बीच में क्या है, सीपीयू है, और यहाँ पे क्या है, एक रोम चिप होती है, एक छोटी सी चिप होती है रोम चिप पे आपका क्या होता है, बायस पड़ा होता है। रीड ओनली मेमोरी जो होती है वहाँ पे एक बायस नाम का एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है। फर्मवेयर का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर पर डाला जाए उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। तो रोम चिप जो होती है उस पे वो प्रोग्राम पड़े रहते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। कंप्यूटर के को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी प्रोग्राम कहाँ पर होते हैं, संग्रहित होते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम किस चिप पर संग्रहित होते हैं, तो किस पे होते हैं, रोम चिप पे होते हैं। क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है बायस। बायस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये वो प्रोग्राम होता है जिसके पास में कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली फाइलें होती हैं उनको। तो सबसे पहले काम क्या होता है, कंप्यूटर का जब बटन दबाते हैं तो रोम चिप पे पड़ा हुआ ये बायस जो होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर को स्टार्ट कराने के लिए फाइलें इसके पास में होती हैं, तो वो एक्टिवेट होता है। इसे पता होता है कि कौन कौन सी फाइल होंगी, उन फाइलों का एड्रेस होता है इसके पास में कि कहाँ कहाँ से फाइल। ये मान लीजिए आपकी दुकान खुलनी है तो दुकान की चाबी कहाँ रखी है वो इसको पता है, ठीक है ना। ये दुकान को खुलवाएगा, ये बताएगा कि दुकान को खोलने वाली चाबी कहाँ है। तो सबसे पहले एक्टिवेट क्या होता है, बायस एक्टिवेट होता है। बायस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बायस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बायस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दूसरा सवाल, बायस कहाँ पे होता है, तो बायस कहाँ पे होता है, रोम चिप पे होता है, ठीक है। बायस कहाँ पे होता है, रोम चिप पे होता है। तो ये एक सवाल कि बायस क्या होता है, बायस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायस कहाँ पे होता है, रोम चिप पे होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम कहाँ पर संग्रहित होते हैं, रोम चिप पर होते हैं। रोम चिप का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी, ये आगे हम पढ़ेंगे, रीड ओनली मेमोरी। रोम चिप पर बायस नाम का एक प्रोग्राम होता है जिस पर कंप्यूटर को चलाने वाली फाइलों का एड्रेस होता है। इसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। बायस एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। कैसा है, फर्मवेयर। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का मीनिंग होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर पे या किसी चिप पर डाला जाता है उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए किसी चिप पे उस पे वो डाला जाता है। वो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहाँ पे होता है, रोम चिप पे होता है। अब इसके बाद में एक्टिवेट हो जाता है बायस। बायस एक्टिवेट हो जाएगा, एड्रेस खोजेगा, उन फाइलों को जगाएगा कौन कौन सी चलाने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। पोस्ट का मीनिंग होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन का मतलब पावर ऑन हुई, बिजली आई कंप्यूटर में। सेल्फ का मतलब स्वयं का, टेस्ट का मतलब टेस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर अपना टेस्ट करता है खुद का, कोई फाइल मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई फाइल मिस है तो बता देता है कि ये फाइल NTDL फाइल इज मिसिंग, अनेबल टू बूट, विंडो लोड नहीं होगी। जब कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होती है। पोस्ट का मतलब पावर ऑन, पावर ऑन होते ही सेल्फ टेस्ट मतलब स्वयं का टेस्ट करता है। तो जब सब कुछ सही होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर दिया जाता है। अगर सही नहीं है, कोई फाइल में से कोई प्रॉब्लम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं किया जाता, बता देता है कि अनेबल टू बूट। आप कहते हो विंडो लोड नहीं हो रही है, विंडो करप्ट हो गई है, ठीक है ना। ये उसके बाद चेक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, ये देखता है कि माउस कीबोर्ड वगैरह कुछ जुड़े हैं या नहीं है, मिसिंग तो नहीं है कोई। जो इसकी परिधीय पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनको ये चेक करता है, उसे कहते हैं चेक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। छोटी मोटी जो सेटिंग्स होती हैं उसको चेक करता है, सही है गलत है वो। तो अगर आपसे बूटिंग का सीक्वेंस पूछा जाता है तो आप ध्यान रखें, पहले नंबर पे क्या होता है, बायस एक्टिवेट होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तीसरे नंबर पे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। और चौथे नंबर पे क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को चेक किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखें कि पहले नंबर पे क्या होता है, एक्टिवेट बायस होता है। दूसरे नंबर पे परफॉर्म पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तीसरे पे लोड ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथे पे होता है चेक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा ये आप ध्यान रखें। बायस का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ लिया जाता है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है ये भी पूछ लिया जाता है। रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है, ये ध्यान रखें। रोम चिप पर कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम संग्रहित होते हैं, ये पूछा जाता है कहाँ पे होते हैं, तो वो रोम चिप पे होते हैं, ठीक है ना। बूटिंग का सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बायस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है।
फर्मवेयर सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो किसी चिप या हार्डवेयर पे उसको कंट्रोल करने के लिए डाला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में बूटिंग के बाद जो पहली स्क्रीन आती है उसे क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। ठीक है, बूटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में लोड होके आना। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक सवाल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर किसी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो उसे क्या बोलते हैं? ड्यूल बूटिंग कहते हैं। बंद पड़े हुए कंप्यूटर को चालू करना कोल्ड बूट होता है। चलते हुए कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना वार्म बूट होता है। ठीक है ना, तो ये सारे सवाल आपके इसमें से बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग क्या है काफ़ी सारे सवालों को लेके चलेंगे। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, देखिए पढ़ने के लिए तो क्या है मैटर पूरा गूगल पे भी पड़ा है, बुक्स हैं काफ़ी सारी हैं। तो ये कहा जाता है कि हमें वो चीज़ निकाल के लानी है इसमें जो हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से काम आए। हम ये मानते हैं कि कंप्यूटर का आपने ये वाला जो कोर्स किया, अगर बेसिक वाला ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे आपको सब में ये काम आएगा। और ऐसी बारीक बारीक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आप ये ध्यान से अगर ये पढ़ लेंगे तो आपको कहीं कोई भी एग्ज़ाम अगर कंप्यूटर का होगा तो कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के टाइप कौन कौन से होते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर जो होता है वो मेनली 3 कैटेगरी में हम उसको कैटेगराइज करते हैं, और ये होता है प्रोसेस के आधार पे। इसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस के बेस पे, प्रोसेस के आधार पे कंप्यूटर को हम 3 भाग में बांट देते हैं। ये होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है ना, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एक कंप्यूटर होता है एनालॉग, डिजिटल और क्या होता है? हाइब्रिड। तो ये प्रोसेसिंग के आधार पे है कि कंप्यूटर में कैसे प्रोसेस होती है, उस प्रोसेसिंग के बेस पे हमने कंप्यूटर को कैटेगराइज किया है, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, वर्गीकृत हमने किया है। अब डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं उनको हमने 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर और चौथा है माइक्रो कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर फर्दर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड इज द मिनी कंप्यूटर, थर्ड इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ इज द सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले देखिए हम इनको समझते हैं। हमने कई जगह पढ़ा है, काफ़ी जगह हम पढ़ते हैं, जो लोग कंप्यूटर साइंस से हैं वो भी पढ़ लेते हैं पर समझ में नहीं आता है, आइडिया नहीं लगता उन्हें कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बस एक लाइन जो होती है उसको रट लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो किस पे काम करते हैं? कंटिन्यूस डेटा पे काम करते हैं। पहले तो आप अपनी दिमाग में ये बिठा लें कि एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो कंटिन्यूस डेटा पे काम करते हैं, और ये जो होते हैं वो किस पे काम करते हैं? नॉन कंटिन्यूस डेटा पे काम करते हैं। ये काम करते हैं डिजिट्स पे काम करते हैं, 0 1। तो डिजिटल कंप्यूटर एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम है 0 1 डिजिट्स पे काम करते हैं, संख्याओं पे काम करते हैं। अब आप कहोगे कि संख्याओं में 0 1 ही क्यों, बाकी की संख्याएं क्यों नहीं आती? क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है? एक मशीन है, और मशीन की भाषा होती है बाइनरी भाषा। तो बाइनरी पे काम करती है मशीन। मशीन ये समझती है कि 0 का मीन्स स्विच ऑफ कर दिया, 1 का मीन्स ऑन कर दिया, स्विच ऑफ ऑन, सर्किट बंद स्टार्ट। तो 0 1 ये करता है। तो कंप्यूटर में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो पहले उसको 0 1 में कन्वर्ट करता है और तब जाके वो उसको समझता है। कंप्यूटर को एक ही भाषा आती है, बाइनरी भाषा, इसलिए वो डिजिट्स पे काम करता है 0 1 0 1 में। आप कोई और भी नंबर देते हैं तो उसको भी वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है 0 1 0 1 में, और उसके बाद में काम करता है। आगे नंबर सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे बाइनरी भाषा और ये क्या होती है। तो डिजिटल कंप्यूटर का काम क्या होता है? डिजिट्स पे वर्क करता है। ठीक है ना, ये डिजिट्स पे काम करेगा। नॉन कंटिन्यूस पे, नॉन कंटिन्यूस का मीन्स आपने कोई नंबर डाले, बीच में आपने गैप ले लिया, फिर आपने नंबर डाले, फिर गैप ले लिया, तो आप बीच में गैप ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? कंटिन्यूस डेटा पे काम करता है। कंटिन्यूस डेटा पे मतलब क्या होता है? जैसे आपका क्या है? टेम्परेचर है, टेम्परेचर कंटिन्यूस होता है। दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है वो कंटिन्यूस है। स्पीड जो होती है वो क्या होती है? कंटिन्यूस है। ये ताप, इसके बाद में क्या है? दाब है, और ये क्या है? वेग। कंटिन्यूस चीज़ें हैं। इन कंटिन्यूस डेटा पे जो काम करता है उसे हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर,
और नॉन कंटिन्यूस जैसे नंबर होते हैं, आप नंबर डाला या आपने आप कोई और काम करने लग गए, फिर दोबारा आए, फिर नंबर डाल दिए, यहाँ पे क्या होता है, बीच में गैप नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, जैसे मान लीजिए स्पीड की हम बात करें तो स्पीड में क्या होता है, जैसे आप बाइक चला रहे हो, अब बाइक चला रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पहिए का जो गति होती है, स्पीड जो होती है, तो वो नापने वाला कौन होता है, स्पीडोमीटर जो नापता है वो कौन है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। कितना घूम रहा है पहिया, उसके अकॉर्डिंग वो फिर उसको डिजिट्स में शो करता है, इतने की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। तो पहिए की गति, वेग को कौन नाप रहा है, एनालॉग कंप्यूटर। प्रेशर की बात करें, दाब कितना है, कहीं पे कितना दाब है, कम बरसात आएगी, मौसम क्या होगा, कैसे होगा, प्रेशर कितना चल रहा है, वो सब ये बताता है। टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर आपने देखा माइनस में जाता है, प्लस में जाता है, जीरो भी हो जाता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि संसार में से टेम्परेचर नाम की चीज़ ही खत्म हो जाए। तो कंटिन्यूस चलती है, अप डाउन चलती है, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, जीरो हो गई, पर ख़त्म नहीं होगी कभी भी। वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो ताप, दाब, वेग, इन चीज़ों को, फ्लो, इनको पेट्रोल पंप में आप जाते हो तो पेट्रोल का फ्लो जो नापता है, कितना पेट्रोल गया, वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। उसके बाद को उसको डिजिट्स में दर्शाता है कि इतने लीटर हो गया, इतने पैसे हो गए, वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो वहाँ पे दोनों का मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ऐसे ही आप अस्पताल में जाते हो तो अस्पताल में क्या होता है कि आपने हार्ट बीटिंग को आपको मेज़र कर रहे हैं, तो हृदय की धड़कन को जो नापता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, और उसको रिपोर्ट फॉर्म में दिखाता है वो कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का पहिया जो उसको गति को नाप रहा है वो एनालॉग है, और स्पीडोमीटर में जो आ रहा है वो क्या, डिजिट्स बता रहा है, डिजिटल कंप्यूटर है। वो हाइब्रिड बना के लगा रखा है, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिससे आपका एनालॉग और डिजिटल क्लियर हो जाएगा। आपने वॉच देखी होगी, एक घड़ी ऐसे इस तरीके से आती है, ये इस तरीके से आपको समय बताती है, तो ये क्या है, आपकी एनालॉग वॉच है ये, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी एनालॉग वॉच है ये। और इसी समय को अगर आपको इस तरीके से बताया जाए 12:03, तो ये क्या है, डिजिटल वॉच है ये। तो ये डिजिटल है और ये क्या है, एनालॉग है। एनालॉग में आपने देखा होगा इसकी सुई जो होती है घड़ी की, वो क्या करती रहती है, टिक 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 चलती रहती है, कभी रुकती है नहीं, रुकती है, तो कंटिन्यूसली चलती है। तो कंटिन्यूस डेटा को जो नापता है उसे बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, और जो डिजिट्स को नापता है, डिजिट्स पे काम करता है, वो डिजिटल होता है। तो पहले बाइक वगैरह में, कार में आपने देखा होगा इस तरह के मीटर आते थे, सुई वाला जो चलता, पॉइंटर चलता था, तो वो जो चलता था वो क्या, एनालॉग है। वो इस तरीके से घड़ी चलती है, टिक 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 टिक, जहाँ बंद हो गई वहाँ काम नहीं करेगी, तो लगातार कंटिन्यूस चलती रहती है वो। और ये क्या होता है, डिजिटल होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, कंटिन्यूस डेटा को इनपुट के रूप में जो लेकर काम करता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, और जो नॉन कंटिन्यूस डेटा पे काम करता है वो क्या होता है, वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर कार्य करते हैं तो आपको क्या टिक करना है, डिजिट्स पे कार्य करते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर किस पे काम करते हैं, कंटिन्यूस डेटा पे काम करते हैं, ठीक है ना। ताप, दाब, वेग वगैरह जो होते हैं उनको नापते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह, ये सब क्या होते हैं, ये एनालॉग सिस्टम होते हैं ये, ठीक है। ये हाइब्रिड का मीन्स होता है इन दोनों का मिक्सअप जो होता है वो क्या होता है, हाइब्रिड होता है, ठीक है। इन दोनों का मिक्सअप जो होगा वो क्या होगा, हाइब्रिड। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बाद में, इसमें इन दोनों तीनों के बाद में फिर डिजिटल कंप्यूटर में माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो इनपुट के रूप में, वे कंप्यूटर जो इनपुट के रूप में लगातार मिलने वाली भौतिक इकाइयों को मापने के लिए यूज किए जाते हैं। वे कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो है वो इनपुट के रूप में लगातार मिलने वाली भौतिक इकाइयों जैसे कि ताप, दाब, वेग को मापने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे अमीटर, वोल्टमीटर और क्या है, स्पीडोमीटर। तो ये तीनों ही डिवाइस ऐसी हैं, अमीटर, वोल्टमीटर वगैरह, ये कि जो लगातार जो इनपुट होता है, कंटिन्यूस इनपुट को, डेटा को, उसको मेजर करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिट्स पे काम करते हैं, 0 1 पे काम करते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर को हम 4 कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। पहला हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम और चौथा है सुपर कंप्यूटर। अब इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचें और यहाँ पे लिखें आप कॉस्ट, यहाँ लिखें आप साइज,
और यहाँ पे आपने लिखा स्पीड। बिल्कुल आराम से हमें ये पढ़ना है और आपको यहीं पे ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ये याद हो जाएगा, अलग से कहीं जाना नहीं है। बिल्कुल 1% भी प्रेशर नहीं लेना है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत छांट के खोज के, बहुत अपने एक्सपीरियंस से, काफ़ी साल का मुझे जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं पे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। होता ये है स्टूडेंट के साथ में कि कहीं कोई चीज़ अलग पड़ी है, कहीं कोई चीज़ अलग पड़ी है, कोई कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है, गूगल पे सर्च करें, बुक्स पढ़ें, क्या करें, वो सारा मैटर आपको प्रूफ सहित बिल्कुल यहाँ पे आपको मिल रहा है। कहीं भी भटकने की ज़रूरत आपको नहीं है, ना कन्फ्यूजन करने की आपको ज़रूरत है कि ये चीज़ सही है गलत है क्या है कैसे। कहीं कहीं बुक्स में गलत दे रखा होता है, कहीं सही दे रखा होता है, नेट पे कहीं ब्लॉग में कुछ गलती मिल गई आपको, तो वो सब कुछ मिला के मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करने के, नोट्स प्रोवाइड करने का एक तरीका निकाला है जिसमें आपको सारी चीज़ें एक जगह पे आपको ये मिल जाएं। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, साइज में कम होते हैं और मिनी कंप्यूटर उससे ज़्यादा होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे बड़े होते हैं, उसके बाद में सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं। तो साइज जो होता है वो माइक्रो का छोटा होता है, मिनी का उससे बड़ा, मेन फ्रेम का उससे बड़ा, सुपर कंप्यूटर का इससे बड़ा होता है। तो एक लाइन से हमारी समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक चीज़ें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें क्या हो रही हैं, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, इससे के साइज बढ़ रहा है। कॉस्ट भी क्या बढ़ रही है, जब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो बढ़ रही है। माइक्रो कंप्यूटर सस्ते होते हैं, ये उससे महंगे, ये उससे महंगे और ये सबसे महंगे होते हैं। स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी कम होती है, मिनी की उससे ज़्यादा होती है, मेन फ्रेम की उससे ज़्यादा और सुपर कंप्यूटर की उससे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो किसकी होती है, सुपर कंप्यूटर की होती है। सबसे कम स्पीड किसकी होती है, माइक्रो कंप्यूटर की। मैं आपको हमेशा जब भी मैं जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, सबको मैं यही कहता हूँ कि आपको कंप्यूटर साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत आराम से तसल्ली से पढ़ने की ज़रूरत है और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। आपको इससे बहुत कुछ कवर अप हो जाएगा। आपको ये सारी क्लासें जब आप लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप कंप्यूटर के कोई भी सवाल आएंगे उनको आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, पहला सवाल कि माइक्रो कंप्यूटर को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है पीसी कहा जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर को निम्न में से किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वो क्या होता है, पीसी होता है। दूसरा सवाल, पीसी से आप क्या समझते हैं, तो पीसी से समझते हैं क्या, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब खुद का व्यक्तिगत कंप्यूटर जिस पे एक बार में एक आदमी काम करता है। एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर होते हैं, एक बार में एक सीट पे बैठ के कंप्यूटर पे एक आदमी काम कर सकता है, एक से ज़्यादा आदमी काम नहीं करते। ये एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर होते हैं और कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, घरों में। घरों में हमें पर्सनल कंप्यूटर चाहिए तो एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर होते हैं। अब एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर में सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है। तो डॉस और विंडोज़ जो होते हैं वो हमारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो क्या है कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है आपके में कि एक बार में एक आदमी ही कंप्यूटर पे काम करता है। इनका प्रयोग प्राय घरों में किया जाता है। आकार में सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे साइज में होते हैं। सबसे बड़े कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। एग्जाम्पल इनका दिया है पीसी, अल्टेयर 8800 और सिद्धार्थ कंप्यूटर। सिद्धार्थ कंप्यूटर जो है वो इंडिया का पहला कंप्यूटर था, माइक्रो कंप्यूटर। 1967 में आया था। कहाँ, किसने बना, ECI, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है उसने बनाया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला कंप्यूटर 1960 में एक और कंप्यूटर बना था इंडिया में जिसका नाम था टिफरैक। ये था टिफरैक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड कैलकुलेटर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड कैलकुलेटर, दोबारा सुने आप, टाटा इंस्टीट्यूट है मुंबई में, वहाँ पे ये बनाया था। बट ये मेन फ्रेम कंप्यूटर था। आप नेट पे डालेंगे कि पहले इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर, तो कहीं पे टिफरैक आ रहा है, कहीं पे सिद्धार्थ आ रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। सिद्धार्थ बता रहा है कहीं नेट, गूगल बता रहा है कभी टिफरैक, कभी बता रहा है सिद्धार्थ है, किसी बुक में सिद्धार्थ है, किसी में टिफरैक है। तो आप इसको कन्फ्यूजन को मिटाएं। टिफरैक जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर था। 1960 में टाटा इंस्टीट्यूट है मुंबई में, वहाँ पे बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया और इसको नाम दिया गया था टिफरैक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड कैलकुलेटर, ये इसका नाम था।
1967 में ECIL ने पहला डिजिटल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप ECIL गूगल पे डालें और वहाँ पे आपको उसकी वेबसाइट मिलेगी और वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वहाँ पे दे रखा है, ये इसका प्रूफ है। तो सिद्धार्थ कंप्यूटर जो था वो पहला इंडिया का कंप्यूटर था जो माइक्रो कंप्यूटर था, ठीक है ना। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। तो जनरली वो डिजिटल कंप्यूटर पूछता है तो डिजिटल कंप्यूटर में आपके में कौन सा आता है? सिद्धार्थ ही आता है, ठीक है। ये इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, पहला कंप्यूटर कब आया, ये सब सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखिए, मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिनका प्रयोग एक संगठन द्वारा अपने ब्रांच ऑफिस में सर्वर के रूप में किया जाता है। कोई बैंक है, उसकी ब्रांचेज हैं, तो वहाँ ब्रांच में तो क्या करेंगे? मिनी कंप्यूटर यूज करेंगे। और हेड ऑफिस है, जहाँ पे हेडक्वार्टर है, वहाँ पे क्या करेंगे? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्योंकि मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है ब्रांच ऑफिसों में और मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है हेडक्वार्टर पे। ये ज़्यादा पावरफुल होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है? मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है, मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पे एक साथ एक सिस्टम पे एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं, ब्रांच ऑफिसों में यूज़ किया जाता है। पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो कौन सा था? PDP-8 था। विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8 था। अपना इंडिया द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ था, ठीक है ना। कौन सा था? सिद्धार्थ। अब बात करते हैं, ये भी एकल उपयोगकर्ता होते हैं, तो इनमें भी क्या चलता है? डॉस और विंडोज यूज किए जाते हैं। इसमें भी डॉस और विंडोज। तो जहां भी एकल उपयोगकर्ता आ जाए वहां पे क्या है? डॉस और विंडोज आते हैं। सिंगल यूजर में ये डॉस और विंडोज चलते हैं केवल। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बाद अधिक शक्तिशाली होते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, उससे कम क्या होते हैं? ये होते हैं आपका कौन सा? मेन फ्रेम होता है, जिनका प्रयोग एक संगठन द्वारा अपने मुख्यालय मुख्य सर्वर के रूप में किया जाता है। मेन सर्वर जो होता है, जो सर्विस देता है सब बाकी के ब्रांचों को, उनको सबको, तो उसके रूप में किया जाता है। अब क्या है? यूनिवेक जो था वो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर था। बहुत बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर होते हैं। यूनिवेक क्या है? वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर था। फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? मिनी कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला कौन सा था? PDP-8 था। और मेन फ्रेम कौन सा था? अपना यूनिवेक था, पूरे वर्ल्ड का, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, पहला व्यापारिक कंप्यूटर जो व्यापारिक आदि चीजों में काम में आता था, वो कौन सा था? यूनिवेक था। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये क्या था? ये पहला था, ठीक है। ये आपका ये आया है ना, ये वाला ENIAC जो है वो पहला था। और यूनिवेक जो था वो फर्स्ट कमर्शियल क्या था? मेन फ्रेम कंप्यूटर था। तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जो पूछा जाए तो क्या आता है? यूनिवेक आता है। इसका सवाल पूछा जाता है कि यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है और पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक था। और यूनिवेक किस टाइप का था? मेन फ्रेम कंप्यूटर था। PDP-8 क्या था? फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर में कौन सा था? ENIAC था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसमें क्या होता है? बहु उपयोगकर्ता होता है। तो बहु उपयोगकर्ता में क्या यूज किया जाता है? यूनिक्स और लाइनेक्स टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। डॉस विंडोज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे एकल उपयोगकर्ता वातावरण होता है, कंप्यूटर पे एक आदमी काम करता है, वहां डॉस विंडो चलते हैं। और जहां एक सिस्टम पे यूनिक्स लाइनेक्स कहां पे आते हैं? जहां एक सिस्टम पे एक से ज्यादा लोग काम करते हैं। अब आप कहोगे कि एक सिस्टम पे एक से ज्यादा लोग कैसे काम करते हैं? तो वहां पे क्या होता है, मैं आपको यहां बता देता हूं। जैसे ये आपका क्या है? CPU है। बाकी लोगों को क्या मिलता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ऐसे ही आपस में जुड़े होते हैं। CPU एक होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ऐसे आपको ये मिलते जाते हैं। उसमें आप काम कर सकते हो। और आपका डेटा कहाँ पे होता है? सबका इकट्ठा एक ही CPU पे होता है। तो इसे बोलते हैं मेन फ्रेम सिस्टम, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट इसे कहा जाता है। अब ये जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं इनको बोला जाता है टर्मिनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्मिनल। कोई नेटवर्क है,
नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर अगर जुड़े हैं तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। अब एक नेटवर्क में अगर कंप्यूटर जुड़े हैं तो उन्हें टर्मिनल कहा जाएगा। लेकिन अगर इन टर्मिनलों के पास में अपना खुद का सेपरेट सीपीयू नहीं है और इनका सारा डेटा प्रोसेसिंग एक ही सीपीयू पे हो रहा है, सब उसी को शेयर कर रहे हैं, तब इन्हें कहा जाता है डम्ब टर्मिनल कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? डम्ब टर्मिनल। किसी नेटवर्क में जुड़े हुए वो टर्मिनल, नेटवर्क में जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टर्मिनल। और नेटवर्क में जुड़े हुए वो टर्मिनल जिनके पास खुद का स्वयं का सेपरेट सीपीयू, सेपरेट प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होती है, एक ही सीपीयू को शेयर कर रहे हैं, तो उन्हें बोलते हैं डम्ब टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, बहु उपयोगकर्ता, जहाँ एक कंप्यूटर पे सीपीयू एक है और उस पर कई सारे लोग काम कर रहे हैं एक ही सीपीयू पे। एक सीपीयू है, कीबोर्ड माउस मॉनिटर अलग अलग लगा रखे हैं, तो एक सीपीयू पे कई लोग काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं बहु उपयोगकर्ता वातावरण। और एक कंप्यूटर है, एक सीपीयू है, एक ही पे काम हो रहा है, तो वो क्या है? सिंगल यूजर, एकल उपयोगकर्ता। ठीक है, ये तो अब यहाँ पे क्या है? ये आपका क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। इसके बाद में सुपर कंप्यूटर जो होता है वो आकार, क्षमता तथा स्पीड के आधार पे सबसे तेज होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं ये। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे फास्ट होता है, साइज में सबसे ज्यादा होता है, कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है सुपर कंप्यूटर की। ठीक है ना। ये अब पूछा जाता है कि वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला सुपर कंप्यूटर जो वर्ल्ड का आया था वो था CDC 6600। सुपर कंप्यूटर पहला जो था वो कौन सा था? CDC 6600। किसने बनाया था? कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन ने बनाया था। CDC कंपनी है, और CDC कंपनी जो है वो उसके संस्थापक भी कौन थे? सीमूर क्रे। जिनकी क्रे कंपनी जो चलती है, क्रे कंपनी के आते हैं ना, क्रे 1, क्रे 2, ऐसे इस तरीके से सुपर कंप्यूटर आए थे। तो क्रे 1 तो इसके बाद में आया था, पर CDC की भी स्थापना किसने की थी? कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन की, सीमूर क्रे, जो सुपर कंप्यूटर के वर्ल्ड में नाम है, जिनका जनक माने जाते हैं सुपर कंप्यूटर स्टार्टिंग में सबसे पहले। तो वर्ल्ड का पहला जो सुपर कंप्यूटर आया था CDC 6600, कब आया था? 1964 में। अमेरिका में कंपनी है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, उसमें ये बनाया गया था, तो कंपनी के नाम से ही रख दिया CDC 6600, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। ये पहला, आप बहुत सारे लोग क्रे करते हैं, क्रे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, पर सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो कौन सा था? CDC 6600 था। बहुत सारे लोगों को इस पर भी कन्फ्यूज़न है कि क्रे कंप्यूटर पहला सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का, क्रे बाद में आया था। क्रे पॉपुलर रहा था इसलिए लोगों को ये लगता है क्रे फर्स्ट था, पर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा था? CDC 6600 था। कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन जो है उसने बनाया था, ये ध्यान रखें आप। अभी वर्तमान में वर्ल्ड का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? समिट नाम का है। क्या नाम है इसका? समिट। IBM जो कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अमेरिका की एक कंपनी है। उसकी ओकरेज नेशनल लैब में, ORNL, ओकरेज नेशनल लैब में अमेरिका में ये बनाया गया था। इससे पहले चाइना का था तिहाने 2, उसके बाद में फिर क्या ये आ गया, क्योंकि मार्केट बदलता रहता है। कंप्यूटर साइंस जो होती है वो क्या है? एक ऐसी सब्जेक्ट है जस्ट लाइक लेडीज फैशन, जैसे लेडीज का फैशन रातों रात बदल जाता है, ऐसे क्या होता है कंप्यूटर साइंस में भी कुछ ना कुछ हर दिन चेंज आते रहते हैं, हमेशा अपडेट होना पड़ता है इसमें ये नहीं कि पहले जो चला रहा वही चलेगा, इसमें हमेशा अपडेट होना पड़ता है। तो समिट जो है वो अब वर्तमान में करेंटली सबसे तेज कंप्यूटर है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड में अब है। नवंबर 2019 में इसको लॉन्च किया गया था समिट। आप ध्यान रखें वर्तमान में कौन सा है? समिट है सबसे तेज, और सबसे पहला वाला कौन सा था? CDC 6600। ये तो बात हुई विश्व की बात हुई। अब भारत में बात कर लेते हैं। तो भारत में क्या है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। 1991 में CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे में जो है, ठीक है ना, CDEC का नाम भी पूछ लिया जाता है, आगे मैंने नाम दिए हैं इसमें। तो CDEC जो संस्था है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे में, उसमें ये परम 8000 नाम का सुपर कंप्यूटर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो IITM जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो है पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इनके फुल फॉर्म आगे लिखे हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में, वहाँ पे 8 जनवरी 2018 को ये लॉन्च हुआ था। प्रत्युष नाम इसका रखा गया है। ये वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत का ये है।
ठीक है, सूर्य के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। प्रत्युष का मतलब क्या होता है, सूर्य। ये जो बना है परम 8000, इसकी कहानी है एक, इसमें क्या था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 1988 में, उन्हें लगा कि भारत कृषि प्रधान देश है तो भारत के पास में एक सुपर कंप्यूटर होना चाहिए। अगर सुपर कंप्यूटर होगा तो हम क्या मौसम विभाग का हाल देख सकते हैं, कब बारिश होगी क्या होगा। तो उन्होंने अमेरिका से डिमांड की, अमेरिका ने मना कर दिया। अब वो प्रधानमंत्री जब क्या है उस टाइम पे मीटिंग ले रहे थे पुणे में, विजय भटकर एक वैज्ञानिक थे जो उस टीम के इंचार्ज थे, 20 लोगों की टीम थी। तो वो मीटिंग ले रहे थे, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री महोदय ने कि अमेरिका ने हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। तो विजय भटकर ने ये कहा कि सुपर कंप्यूटर हम बना के देंगे आपको। तो उन्होंने 3 सवाल पूछे कि सुपर कंप्यूटर बना दोगे कि हाँ बना देंगे, कितने टाइम में बनाओगे, कि जितने टाइम में आप अमेरिका से लेके आओगे उससे कम टाइम में बना देंगे। पहले ये नहीं था कि ऐसे ही बन गया सुपर कंप्यूटर, टाइम लगता था, 5-6 महीने, साल भर भी लग जाती थी। तो जितने टाइम में आप वहाँ से लाओगे उतने टाइम में पहले हम बना देंगे। कितना पैसा लगेगा, कि जितना पैसा आप अमेरिका को दोगे उतने में तो हम एक बिल्डिंग भी बना देंगे और सुपर कंप्यूटर भी बना देंगे। तो इन्होंने 1988 में विजय भटकर और इनकी टीम ने एक संस्था बनाई सीडेक नाम से पुणे में, और उस पर काम चालू कर दिया। 1990 के लगभग 91 के लगभग इन्होंने एक परम 8000 का निर्माण कर लिया। लोगों ने भरोसा नहीं किया, इन्होंने कहा कि परम 8000 हमने सुपर कंप्यूटर बना लिया है, कोई मानने को तैयार नहीं हुआ कि नहीं नहीं ये तो वैसे नॉर्मल कंप्यूटर है। फिर इन्हें पता लगा कि स्विट्जरलैंड या किसी एक और देश था, उसमें एक एग्जीबिशन लग रही है, वर्ल्ड के सारे सुपर कंप्यूटर को वहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। ये लोग भी गए, रास्ते में रोक दिया गया कि टेक्नोलॉजी को लेके बाहर नहीं जाएंगे। अब क्या है, जब ये एकदम से उसको खोला, उनके सारे पार्ट्स को 20 बैगों में भरा और रात में 2 बजे वहाँ उस देश में पहुँचे जहाँ एग्जीबिशन लगनी थी। रात में 2 बजे पहुँच के सारे बैगों को खोला और उनको सबको कनेक्ट किया और सुबह ले जाके प्रदर्शनी में लगा दिया। पहली बार बनाया गया ये सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का 2nd फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर घोषित हुआ। इंडिया का पहली बार का जो सुपर कंप्यूटर बना परम 8000, ये संसार का 2 नंबर का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित हुआ। तो इससे सिद्ध हो गया कि इंडिया वाले या तो काम करते नहीं, वो करते हैं तो फिर ऐसा करते हैं कि एक बार में ही नाम कर देते हैं। तो वहाँ से इंडियन एम्बेसी ने फ़ोन किया कि भारत में आप ये घोषणा कर दें कि भारत ने अपना प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 बना लिया है। और परम जो है वो क्या होता है, संस्कृत भाषा में इसका मीनिंग होता है श्रेष्ठ। ये अगर इंग्लिश की बात, हिंदी में, संस्कृत में इसका मीनिंग होता है परम का मतलब श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ कंप्यूटर। और इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में होता है इसका मीनिंग पैरेलल मशीन, पैरेलल मशीन। ठीक है, पैरेलल मशीन मतलब समानांतर, समानांतर रूप से काम करें। अब सुपर कंप्यूटर को हम एक और नाम देते हैं, वो होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। इसे क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। एक से ज़्यादा प्रोसेसर का मीनिंग होता है एक से ज़्यादा सीपीयू लगे रहते हैं। जैसे सीपीयू जो है वो आपके 1, CPU 2, CPU 3, तो एक से ज़्यादा प्रोसेसर इसमें यूज़ होते हैं। अब किसी एक काम को अगर आपने 3 आदमियों को बता दिया तो वो क्या करेंगे, वो 3 आदमी क्या है उस काम को जल्दी करेंगे। तो ऐसे ही सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर, एक से ज़्यादा CPU लगे होते हैं, इसलिए ये क्या है फास्टली काम करता है। वो काम क्या होता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना। ये तो सुपर कंप्यूटर का दूसरा नाम होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर CPU लगे होते हैं। ठीक है। ये तो आज की क्लास में आप ध्यान रखें, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इनका ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्यूटर का एक बार दोबारा बताऊंगा, इंडिया में कंप्यूटर कब आया, कैसे आया, और ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार रिवाइज करूंगा। तो ये ध्यान रखें, CDC 6600 जो है वो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। अभी फिलहाल में कौन सा समिट है जो IBM ने बनाया है, ओक रिज नेशनल लैब जो है USA की, नवंबर 2019 में लॉन्च हुआ है। भारत ने जो बनाया परम 8000 सीडेक पुणे में बनाया था, 1991 में ये लॉन्च हुआ था। अभी जो है वो कौन सा है, प्रत्युष है, IITM पुणे ने 8 जनवरी 2018 को ये बनाया है। ठीक है ना, प्रत्युष है अभी हमारा वर्तमान में। और सबसे पहला कौन सा था, परम 8000 था। IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे 8 जनवरी 2018 को ये बनाया गया। ठीक है। ये अब इनके सारे फुल फॉर्म वगैरह जो भी हैं इस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। इससे अगली क्लास जो है उसमें मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।